बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल दीक्षा पाठशाला में स्वागत है। आज हम आपके सामने विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। अतः हम इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जानेंगे। तो बच्चों आज का हमारा पहला प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे आज जो हमारा प्रश्न है पहला, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है, पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण से होता है? लगातार उपयोग से, धूल जम जाने से, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से या वेंटिलेशन की कमी से। तो बच्चों जो पुरानी किताबों का कागज़ भूरा हो जाता है उसके लिए क्या होता है? ये जो हमारा तीसरा ऑप्शन है सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण, इसी के कारण हमारा जो पुरानी पुस्तकें होती हैं उनका कागज़ क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। तो इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो बच्चों प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और इसी के साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी और न्यूट्रॉन की भी खोज किसने की थी। तो बच्चों इसे जानने से पहले सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि हम सबसे पहले कुछ ऐसे ट्रिक को जान लेते हैं जिसके माध्यम से हम इसे भूलें ना। तो हमारा ट्रिक क्या है? ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। अब ये ईंट पर नाच क्या है? अब इसी से हम जानेंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। अब हम यहाँ पे ईंट का मतलब समझेंगे, पर का मतलब समझेंगे और नाच का मतलब समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ईंट का जो अर्थ है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो ईंट का अर्थ है यहाँ पे ई का अर्थ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। और जो टा का अर्थ हो गया क्या हो गया? थॉम्सन। यहाँ इन्हें जे थॉम्सन भी कहते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या जाना? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉम्सन ने। अब पर का भी अर्थ देख लेते हैं। जो पर का अर्थ क्या होगा? यहाँ भी दो ऑप्शन हो गया। पर का अर्थ हो गया, पी का मतलब हुआ प्रोटॉन और रा का मतलब हो गया रदरफोर्ड। तो बच्चों प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, यानी कि जो हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया है। अब हम ये देखेंगे कि नाच का अर्थ क्या है। तो जो नाच है यहाँ पे ना का अर्थ हो गया न्यूट्रॉन और चा का अर्थ हो गया चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि ईंट पर नाच का अर्थ क्या है। ईंट का मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी, पर का मतलब हो गया प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और नाच का मतलब न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने सन 1932 ईस्वी में किया था। ओके, अब हम लोग अपने चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, और मेरा चौथा ऑप्शन है पदार्थों की संरचना निर्धारण में। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी वाला होगा। क्या? मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने में।
अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को अलग करने में इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को अलग करने में होता है जो कि एक ही प्रकार के विलायक में क्या होते हैं, घुले होते हैं। जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं, तो हम लोग इस विधि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं उसे पृथक करने के लिए। अब जैसे हम लोग उदाहरण भी समझ लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण हो गया डाई से रंगों को क्या करने में, पृथक करने में। इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया डाई से रंगों को पृथक करने में। इसलिए यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब हम लोग पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सीसा, दूसरा है पारा, तीसरा है निकेल और चौथा क्या है, सोना। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि इस चारों ऑप्शन में हमारा ऐसा कौन सा धातु है जो कि सामान्य ताप पर क्या रहता है, द्रव रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा ऑप्शन क्या है, पारा, इसे हम मरकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकरी। इसका सिंबल यानी कि हम लोग इसे किससे लिखते हैं, Hg से। तो बच्चों यहाँ पे यह मरकरी जो है एकमात्र धातु है जो कि सामान्य ताप व दाब पर क्या होता है, द्रव होता है। तो इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब हम अपने छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से किस विधि द्वारा आयोडीन को अलग किया जा सकता है? तो हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा इसे क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कहने का मतलब जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, इससे हम आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, यानी कि पृथक कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, मामूली से कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका क्या कारण है? तो हमारा ऑप्शन है पहला इमल्सन, दूसरा ऑप्शन है विलायकियन और तीसरा ऑप्शन है अपोहन और चौथा ऑप्शन क्या है, अस्कंदन। तो बच्चों जो हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन है अस्कंदन, इसके कारण हमारा रक्तस्राव रुक जाता है। क्यों? क्योंकि अस्कंदन की जो प्रक्रिया होती है वह ब्लड को बहने से क्या करती है, रोकती है, ब्लड को बहने से रोकती है। इसलिए हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, मेथेन के जलने पर क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, कार्बन राख शेष रह जाती है। तीसरा ऑप्शन है कार्बोनेट बनता है और चौथा ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल निकलता है। तो बच्चों यहाँ पे जब मेथेन जलता है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा क्या निकलता है, जल निकलता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। ओके, तथा हम लोग इसे मार्स गैस भी कहते हैं। मेथेन को क्या कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा होता है? तो हमारा जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है सल्फ़र। सल्फ़र की वजह से जब हम लोग प्याज को काटते हैं तो हमारे आँखों में क्या होता है, जलन पैदा होता है। इसलिए यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 7.2%, दूसरा ऑप्शन है 8.5%, तीसरा ऑप्शन है 1.6% और चौथा क्या है 2.8%। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो है पहला, क्या 7.2%, क्योंकि भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से पहला विकल्प है विटामिन ए, दूसरा विकल्प है विटामिन बी, तीसरा विकल्प है विटामिन सी और चौथा विकल्प क्या है, विटामिन डी। तो बच्चों यहाँ पे जो किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है वो है विटामिन डी। विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन डी को ही हम लोग हार्मोन मानते हैं। ओके, इसलिए हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? सेब में, आंवला में, लीची में या फिर अनानास में? तो बच्चों सबसे ज़्यादा आयरन जो पाया जाता है वो हमारा होता है सेब में, यानी कि हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वेक्टर राशि का उदाहरण है, जिसमें से ऑप्शन दिया गया है वजन, वेग, तापमान और लंबाई। तो बच्चों यहाँ पे जो वेक्टर कहा गया है इसे हम क्या कहते हैं, सदिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश। तो यहाँ पे जो वेक्टर राशि का उदाहरण है वो है वेग। इसका उदाहरण क्या है, वेग है। अब इसका SI मात्रक क्या हो गया, SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग का SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अब हम ये जान लेते हैं कि सदिश क्या होता है। जो सदिश होता है बच्चों, क्या सदिश की डिफिनीशन क्या हो गई, वे भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश यानी कि वेक्टर राशि कहते हैं। ओके, अब हम लोग का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 8 हड्डियां, उसके बाद 9 हड्डियां, इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है 5 हड्डियां, चौथा ऑप्शन है 6 हड्डियां। तो बच्चों मानव खोपड़ी में कुल मिला के कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है और लास्ट, क्या है, RBC का जीवन काल लगभग कितना दिन होता है? कहने का मतलब है कि लाल रुधिर कणिका का जीवन काल कितना होता है। तो यहाँ पे हो गया लगभग, देखिए ऑप्शन में दिया गया है लगभग 120 दिन, लगभग 200 दिन, लगभग 180 दिन और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा पहला, लगभग 20 दिन। क्योंकि RBC का जीवन काल लगभग कितना होता है, 120 दिन। तो बच्चों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो को आप तक पहुंच जाए। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।